की क्लास में ना हमें एक्चुअली ट्रांसलेशन प्रोसेस क्या है उसके बारे में बात करनी है, लेकिन उसके पहले हम कल की रिवीजन थोड़ी सी ले लें। ट्रांसलेशन होने के पहले यहाँ पे कुछ चेंजेस या प्रोसेसिंग होती है, जिसको हमने प्री ट्रांसलेशन प्रोसेस करके जो भी है वो बोला है। अब ये जो भी प्री ट्रांसलेशन प्रोसेस है, इस प्री ट्रांसलेशन प्रोसेस में सबसे पहले क्या हो रहा है, तो हमने बोल दिया एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। जो भी अमाइनो एसिड, क्योंकि ट्रांसलेशन मतलब क्या है, तो जो भी mRNA था उसका कोडॉन का सीक्वेंस पढ़ के एक एक अमाइनो एसिड आके वहाँ पे अटैच्ड हो जाएगा और एक मुझे पॉलीपेप्टाइड चेन बना के दिखाएगा। और ये पॉलीपेप्टाइड चेन मतलब चेन ऑफ अमाइनो एसिड था, तो अमाइनो एसिड को वहाँ पे जाके अटैच होने पड़ेगा। तो जाके अटैच होने के लिए पहले उसको खुद को रिचार्ज करना पड़ेगा, उसको खुद को एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो ट्रांसलेशन के पहले ये एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड प्रोसेस होती है, जहाँ पे एटीपी आके उस अमाइनो एसिड को एक एनर्जी प्रोवाइड करके एएमपी कॉम्प्लेक्स बना के रख देता है। और यहाँ पे काम में आता है एंजाइम अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज। आके जाके ये एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड जो भी है वो टीआरएनए के साथ अटैच्ड हो जाता है। और यहाँ पे हमने बोला था रिस्पेक्टेड टीआरएनए, एम आई राइट? ठीक है ना? तो ये रिस्पेक्टेड टीआरएनए के साथ ही वो वहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा कि एंटीकोडॉन लूप पे कौन सा सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस के हिसाब से यहाँ पे जो भी है वो टीआरएनए अटैच हो जाएगा। क्या इतना क्लियर? यस मैम। वेरी गुड। ठीक है, अब ये जो भी है इसके हिसाब से फिर हमने बोल दिया कि भाई ये जो भी टीआरएनए है ना, ये टीआरएनए क्या करता है, तो टीआरएनए विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्रांसलेशन प्रोसेस, हम इसके 4 डिफरेंट कैटेगरीज ने हमने देखा, जहां अनचार्ज टीआरएनए, चार्ज्ड टीआरएनए, मिसचार्ज टीआरएनए या डिस्चार्ज टीआरएनए है। अनचार्ज मतलब जहां टीआरएनए अकेला बंदा बैठा हुआ है, उसके पास कोई भी अमीनो एसिड अटैच नहीं है। लेकिन चार्ज्ड टीआरएनए मतलब हमने बोल दिया, चार्ज्ड टीआरएनए वो टीआरएनए चला जाता है जहां पे चार्ज टीआरएनए वो टीआरएनए चला जाता है कि जहां अकॉर्डिंग टू क्या बोल दिया हमने, एंटीकोडॉन सीक्वेंस, उस एंटीकोडॉन सीक्वेंस के हिसाब से वहां पे अमीनो एसिड अटैच्ड हुआ है। मिसचार्ज मतलब अगर एंटीकोडॉन पे एक प्रॉपर सीक्वेंस है जो दूसरे अमीनो एसिड के लिए था, लेकिन गलती से दूसरा ही अमीनो एसिड वहां पे अटैच्ड हुआ है, हमने उसको मिसचार्ज टीआरएनए बोला है। तो डिस्चार्ज टीआरएनए मतलब ये चार्ज टीआरएनए आया, उसने अमाइनो एसिड को डिलीवर कर दिया टू द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस और फिर अकेला टीआरएनए निकल गया, तो उसको हमने वहां पे डिस्चार्ज्ड टीआरएनए बोला पड़ा है। ठीक है, बोला हुआ है। अब ये चीज हमने कल लास्ट इसमें देखी थी, फिर हमने यहाँ पे छोटी सी एक्टिविटी की थी कि किस तरीके से एंटीकोडॉन लूप का सीक्वेंस जो भी है। हाँ बोलो बेटा। कुछ नहीं मैम, वो एंटीकोडॉन, करते। हाँ ठीक है, एंटीकोडॉन सीक्वेंस जो भी है वो एंटीकोडॉन सीक्वेंस का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस हमेशा एमआरएनए के ऊपर रहता है और उसके हिसाब से ही वहाँ अमाइनो एसिड्स आते हैं। और हमने बाकायदा समझ लिया था कि किस तरीके से अगर एंटीकोडॉन का सीक्वेंस CUCA है, मतलब कोडॉन रहता है AGU और यहाँ पे अमाइनो एसिड कोडॉन के हिसाब से निकलता है, दैट इज द सीरीन। और ये देखते वक्त हमने जेनेटिक कोड का जो हमारे सामने बुक में दिया हुआ है ना, एक बाकायदा टेबल दिया था, उस टेबल को रेफरेंस एज अ रेफरेंस टेबल करके लेकर हमने यहाँ पे जान लिया था कि अगर एंटीकोडॉन लूप पे UCA है तो यहाँ सीरीन नाम का अमीनो एसिड आया है। अगर एंटीकोडॉन लूप पे AUG है तो यहाँ पे टायरोसिन नाम का अमीनो एसिड आके अटैच्ड हुआ है। एंटीकोडॉन लूप पे CCC है तो ग्लाइसिन नाम का अमीनो एसिड यहाँ पे अटैच्ड हुआ है। तो हमें एंटीकोडॉन से पहले कोडॉन लेना है और उसके बाद ही उसका अमीनो एसिड डिसाइड करना है। फिर इसी चीज को हमने यहाँ पे बोल दिया था कि टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड एक पर्टिकुलर सेल में 20 टाइप्स के चले जाते हैं। नंबर तो बहुत सारे हैं लेकिन टाइप्स 20 हैं। ठीक है, और उसी को लेकर अगर हम यहाँ बोले तो 20 अमीनो एसिड्स के लिए 61 टाइप के टीआरएनए जो भी है वो 61 टाइप के टीआरएनए मुझे वहां पे मिल जाते हैं। ठीक है ना? ओके, तो ये जो भी 61 टाइप के टीआरएनए मुझे दिखने लगते हैं। क्या इतना क्लियर है आपको? तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। फिर हमने बोला बॉस ये जो प्रोसेस है ये कैसे होते जा रही है,
इसको भी लास्ट क्लास में हमने समझा था। हमने यहाँ पे बोला हुआ था कि पहले जो भी है प्रोटीन सिंथेसिस में ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है, जहाँ पे mRNA का मतलब एक्चुअली hnRNA का फॉर्मेशन जो भी है वो हो जाता है। hnRNA से mRNA प्रोसेसिंग हुआ, आरएनए प्रोसेसिंग हुआ तो एक्चुअली वो मैच्योर्ड या मैसेंजर आरएनए बना हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से साइमल्टेनियसली यहाँ पे प्री ट्रांसलेशन प्रोसेस हो रही है, जिसको हमने बोल दिया है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। हमने यहाँ पे बोला है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, उसमें दोनों भी चीज़ें आ गई, एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड एंड चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। और उसके बाद यहाँ पे ट्रांसलेशन होने वाला है, दैट मीन्स हम बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। हमने बोल दिया फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। क्या इतना क्लियर हुआ है बच्चों? ये हमारा कल का रिवीजन था, थोड़ा सा हम इसको कंटिन्यू करते जा रहे हैं। क्या आपको कल का पूरा क्लियर हुआ है? मैम एक बार ये वाले चैन बता दो ना। फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन हाँ। मतलब एक अमाइनो एसिड आएगा, दूसरा अमाइनो एसिड आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, पांचवा आएगा, इसकी चेन बनने वाली, यही तो हमें सीखना है। अभी हमने इसको सीखा नहीं है। अच्छा। ठीक है, इस प्रोसेस को आज हमें सीखना है। लेकिन इस प्रोसेस को सीखने के लिए भी हमें सबसे पहले चाहिए कि क्या क्या है। तो चलो लिखो, आज हमें ट्रांसलेशन प्रोसेस जो भी है, इस ट्रांसलेशन प्रोसेस को सीखना है। ठीक है ना? तो हम यहाँ पे हेडिंग देके रखेंगे मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन या ट्रांसलेशन मैकेनिज्म। ठीक है, अब ट्रांसलेशन का मैकेनिज्म हमें देखना है। सबसे पहले हमें ये जानना है कि ट्रांसलेशन ये प्रोसेस होती कहाँ है। जब मैं यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात करूँ तो प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन ये प्रोसेस ट्रांसलेशन ये प्रोसेस जो भी है वो साइटोप्लाज्म में हो रही है। ठीक है ना? और उसके बाद हम बोलेंगे कि गोइंग ऑन साइमल्टेनियसली विथ ट्रांसक्रिप्शन, ये लिख के रखो, गोइंग ऑन simultaneously with transcription। ठीक है, मतलब कैसे? तो चलो हम एक बार फिर से डायग्राम ड्रॉ करके रखे बच्चों। यहाँ पे हमने बोल दिया है ये इकोलाई का सेल है। इकोलाई के सेल में, इकोलाई के सेल में जो भी है, यहाँ पे क्या हो रहा है इकोलाई के सेल में? तो हमने बोला हुआ मैम है कि आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। डबल स्टैंडर्ड सर्क्यूलर डीएनए है यहाँ पे, और यहाँ पे प्रोसेस जो भी है वो चलती जा रही है। स्क्रीन नहीं दिख रही है? स्क्रीन सबको दिख रही है, नहीं दिख रही है? अब यहाँ पे कुछ mRNA बना पड़ा है। ठीक है ना? ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस अभी भी चल ही रही है। mRNA के साथ पहले यहाँ पे 5G जो भी है 7 मिथिलेटेड वाली कंडीशन वो बनी हुई है, और उसी के साथ साथ तुरंत यहाँ पे आ जाएगा राइबोसोम, और ये प्रोसेस जो भी है वो चलने लगेगी। प्रोसेस चलने लगेगी मतलब क्या? तो हम बोलेंगे यहाँ धीरे धीरे करके प्रोटीन का सिंथेसिस होते रहेगा। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन ये दोनों चीजें साथ में प्रोकैरियोट में चलेगी कुछ देर तक। जैसे ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर सिर्फ ट्रांसलेशन प्रोसेस रहेगी। क्या इतना क्लियर है क्या अभी? हेलो, मैम आपकी आवाज बीच में चली गई थी। ओके, क्योंकि ये फोन आया था मुझे। ठीक है ना? अब देखो प्रोकैरियोट में साइमल्टेनियसली चीजें चल रही हैं, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों साथ में चल रहा है। जहाँ पे हम बोलेंगे कि ये डीएनए मॉलिक्यूल है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, इसके ऊपर ये जो भी है वो hnRNA बना पड़ा है। मैंने hnRNA ही लिखा है, मतलब प्रोसेस अभी चल रही है। लेकिन जैसे ही कुछ पर्टिकुलर लेंथ तक hnRNA बना तो यहाँ पे
ये G7G कैप जो भी है वो बन गया, और उसके तुरंत बाद यहाँ पे राइबोसोम्स आके अटैच्ड हो गए, और जैसे ही राइबोसोम्स आके अटैच्ड हो गए, यहाँ पे अमाइनो एसिड की चेन जो भी है वो अमाइनो एसिड की चेन स्टार्ट हो गई है, मतलब ट्रांसलेशन प्रोसेस शुरू हो गया है। ठीक है ना, ये क्या हुआ, ये चेन फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, ट्रांसलेशन प्रोसेस जो भी है वो शुरू हो गया है, जिसको हम बोल सकते हैं कि प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर गोइंग ऑन साइमल्टेनियसली। क्या अब इतना क्लियर है आपको? यस मैम। यस मैम। अब वही चीज मुझे यूकैरियोटिक कंडीशन पे देखनी है। यूकैरियोट में हम बोलेंगे ये अगेन कंपल्सरीली साइटोप्लाज्म में होता है। साइटोप्लाज्म में ये जो भी है वो अकेला ही है, साइमल्टेनियस कंडीशन पे नहीं है, लेकिन दो जगह पे इसकी साइट्स जो भी है वो हो सकती हैं। पहला जहाँ पे हम बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना, अगर RER नहीं याद आता है हम बाजू में लिख के रखेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसके साथ जुड़े हुए जो राइबोसोम्स है ना वो राइबोसोम्स, एंड दूसरा जो भी है वो चला जाता है फ्री साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स। दोनों जगह पे प्रोटीन बनने वाला है नो डाउट, लेकिन अलग अलग टाइप का प्रोटीन वहां पे बनेगा। सिक्रीटरी मतलब सिक्रीट करने वाला प्रोटीन या स्ट्रक्चरल प्रोटीन, ऐसा वर्ड यूज कर देते हैं। ठीक है, तो यूकैरियोट में भी साइटोप्लाज्म में होने वाला है, एक जगह रहेगी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा रहेगा फ्री साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम। Got the point? ठीक है, अब यहाँ पे ये साइमल्टेनियस वाली कंडीशन नहीं है, सिर्फ एक ही चीज होने वाली है, मतलब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ, ये कब होगा, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट होगा, RNA प्रोसेसिंग होगा, उसके बाद ही तो जाके mRNA आएगा ना, नहीं तो mRNA तो अंदर बैठा पड़ा था। ठीक है, तो इसलिए यूकैरियोट में सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन होता है एंड सिर्फ और सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन होता है, दोनों चीजें साइमल्टेनियसली नहीं होती। अगर नहीं याद आए तो हम फिर से एक बड़ा सा सेल जो भी यहाँ पे खुद के लिए ड्रॉ करके रखे, बार बार ड्रॉ किया तो भी कोई इशू नहीं जाता है, उतना ही हमारा कंसेप्ट क्लियर होता है, बाकी कुछ नहीं। हमने बोल दिया ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे DNA चला गया है, ठीक है, फिर यहाँ पे बना हुआ है mRNA, ठीक, बाद में ये mRNA बाहर आ जाएगा इस तरीके से, जिसका पूरा प्रोसेसिंग हुआ है, जिसको हमने बोला था कि ए टेल वगैरह 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 लगा हुआ है यहाँ पे, एंड देन हम यहाँ इसके साथ राइबोसोम्स को अटैच करेंगे। ठीक है, तो ये एक चीज कि हमने यहाँ बस समझा कि बॉस ये कहाँ पे होता है, बस इतना ही समझा है, बाकी कुछ नहीं किया स्लाइड में। ठीक है ना, तो क्या मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चली जाऊँ? मैम 1 मिनट। हाँ बिल्कुल, मैम 2 मिनट। ठीक, 2 मिनट, 1 मिनट।
हो गया मैम। वेरी गुड बेटा, ठीक है। तो चलो हो गया अब मैम। हमने, हाँ बेटा चल, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट उस पर पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब हमने ट्रांसलेशन कहाँ होता है ये प्लेस देखा। अब यहाँ पे हमें ट्रांसलेशन के लिए कितने चीज़ों की रिक्वायरमेंट है उसको देख लेते हैं, ठीक है। इंग्रेडिएंट देखने पड़ेंगे ना क्या क्या चाहिए। तो रिक्वायरमेंट में सबसे पहले अगर कोई चीज़ आती है जो हमें पता है कि जिसके सिवा नहीं होने वाला है, वो है mRNA, जो बना है इसलिए तो ट्रांसलेशन होने वाला है, ठीक है। जैसे ही ये mRNA ये मैसेज कैरी आउट कर रहा है, mRNA क्या कर रहा है, तो हमने बोल दिया इट इज अ कोडॉन मैसेंजर। हमने क्या बोल दिया, mRNA क्या है, तो इट इज अ कोडॉन मैसेंजर, ठीक। ये कहाँ से बना है, कहाँ से लेके आया मैसेज, तो हमने बोल दिया डीएनए से लाया हुआ है। वो इतना तो डिटेल हमने पढ़ लिया, हमें कंसेप्ट अपना क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे हमें चाहिए क्या, तो हमने बोल दिया टीआरएनए। टीआरएनए क्या करता है, तो कैरी आउट रिस्पेक्टेड अमाइनो एसिड्स। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कैरी आउट अमाइनो एसिड्स, ठीक है। फिर और तीसरी रिक्वायरमेंट यहाँ पे क्या है, तो हम यहाँ पे बोल देंगे तीसरा आरएनए, दैट इज आरआरएनए, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे ये कहाँ पे अटैच्ड है, तो हमने बोल दिया राइबोसोम के साथ, ठीक है। क्या बोल दिया हमने, राइबोसोम के साथ। अब देखो, हमें देखा जाए तो तीनों आरएनए पता है स्ट्रक्चर वाइज भी, और ये दोनों आरएनए किस तरीके से तैयार हुए वो भी हमें पता है। अब हमें थोड़ा सा समझना है बिफोर ट्रांसलेशन प्रोसेस ये राइबोसोम यूनिट्स क्या है और ये आरआरएनए क्या करते हैं, क्योंकि आरआरएनए ही है जो क्या करेंगे, तो वो कॉम्प्लीमेंटरी सर्च करेंगे, ठीक है ना। वो कॉम्प्लीमेंटरी सर्च, कॉम्प्लीमेंटरी सीक्वेंस जो भी है ना, वो कॉम्प्लीमेंटरी सीक्वेंस को सर्च किया जाएगा। वो कहाँ पे है, ऑन mRNA, क्योंकि उसको mRNA के साथ अटैच्ड होना है। तो mRNA के साथ अगर राइबोसोम को अटैच्ड होना है तो बॉस कहाँ जाके बैठे, जैसे अगर मैंने यहाँ पे mRNA बोल दिया, अब mRNA के साथ राइबोसोम को अटैच्ड होना था, तो mRNA के पास दो यूनिट्स थे 5' एंड 3', कहाँ जाएंगे, तो राइबोसोम ने देखा कि हाँ इधर जाके बैठना है, ये 5 कैप एरिया है और ये ए टेल चला गया है, ए हो गया। लेकिन वो सर्च कैसे करे कि उसको जाके चिपक के रहना है, चिपक के बैठना है, तो यहाँ पे प्रॉपरली इस mRNA के साथ rRNA का जो भी है वो कॉम्प्लीमेंटरी सीक्वेंसिंग बन जाता है। वो कॉम्प्लीमेंटरी पहले यहाँ पे पेयरिंग होगी और फिर जाके वो राइबोसोम वहाँ पे अटैच्ड होगा। तो फॉर द कॉम्प्लीमेंटरी पेयरिंग एंड अटैचमेंट ऑफ rRNA टू mRNA, ठीक है ना, यहाँ पे मतलब राइबोसोमल यूनिट टू mRNA, ये rRNA या राइबोसोमल RNA काम करता है। क्या आपको ये क्लियर हुआ है क्या, वो बताओ मुझे। यस मैम। वेरी गुड। यस तो मैम। चलो अब हम ना यहाँ सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर ले कि व्हाट एग्जैक्टली स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम इज। थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा और क्लास खिंच जाएगी, ठीक है ना। स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम, क्योंकि राइबोसोम का स्ट्रक्चर मैंने 11th स्टैंडर्ड में मैं आपको नहीं पढ़ा रही थी, तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज करना चाहूँगी, कुछ ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा रिवीजन। जब हम राइबोसोम का स्ट्रक्चर ले लेते हैं तो हमें ये बताया जाता है कि बॉस ये राइबोसोम के बेसिकली दो सब यूनिट्स चले जाते हैं, एम आई राइट। यहाँ पे पहला सब यूनिट जो भी है जो थोड़े से स्मॉल साइज का है, तो हम इसको स्मॉलर सब यूनिट बोल देते हैं।
एंड दूसरा सब यूनिट जो भी है वो थोड़ा सा लार्ज साइज का है, तो हम इसको लार्जर सब यूनिट बोल देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जब मैं कंप्लीट राइबोसोम को देखती हूँ ना, तो यहाँ मुझे प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट इन दोनों चीजों को प्रॉपरली देखना पड़ता है। प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट इन दोनों, इसमें मुझे राइबोसोम्स दिखने वाले हैं। दोनों के राइबोसोम्स के डिटेल्स हम यहाँ पे लिख के रख देते हैं। स्मॉलर सब यूनिट एंड लार्जर सब यूनिट, इसका हमने यहाँ पे एक कंप्लीट यूनिट बोल दिया। अब मैं ना यहाँ पे लिख के रख देती हूँ कंप्लीट यूनिट, तीनों टर्मिनोलॉजी लिख के रखेंगे। ठीक है। तो स्मॉलर सब यूनिट प्रोकैरियोट में कितना है और यूकैरियोट में कितना है? तो स्मॉलर सब यूनिट का सेडिमेंटरी कोएफिशिएंट चला जाता है 30s। इसके ऊपर क्वेश्चंस है, अगर मैडम डिटेल में बोल रही है मतलब पक्का क्वेश्चन है। ठीक है ना। और यूकैरियोट में स्मॉलर सब यूनिट का वेट या सेडिमेंटरी कोएफिशिएंट चला जाता है 40s। यहाँ पे लार्जर सब यूनिट जो भी है उसका चला जाएगा 50s, और इधर का लार्जर सब यूनिट जो भी है उसका चला जाएगा 60s। तो यहाँ कंप्लीट सब यूनिट, अगर पूरा कंप्लीट हम यहाँ पे ले रहे हैं, स्मॉलर हमने नहीं लिया, एक स्मॉलर हमने यहाँ पे निकाल दिया था, फिर हमने यहाँ बोल दिया ये लार्जर है भाई। ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे एक कंप्लीट यूनिट बना दिया। ठीक। तो ये जो कंप्लीट यूनिट यहाँ पे बन जाता है उसका चला जाएगा 70s, और यहाँ पे चला जाएगा कितना, हम बोलेंगे 80s। ठीक है। आपका लिख के हो जाए तो मुझे बताना। ये 70-80 क्यों है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मैम हो गया। वेरी गुड। अब देखो स्क्रीन की तरफ देखो, यहाँ हमने बोल दिया स्मॉलर सब यूनिट एंड लार्जर सब यूनिट। ठीक है ना। हम प्रोकैरियोट का कंसीडर कर रहे हैं, जहां हमने 30 और 50 ये दो टर्मिनोलॉजीज यूज की हैं। ठीक है। अब देखो 30 और 50 मिलकर होना चाहिए 80, लेकिन वहां पे हमें साइंटिस्ट ने बताया कि वो एक्चुअली जब कंप्लीट यूनिट बन जाता है तो वो 70 का ही मॉलिक्यूलर वेट, उसका जो भी सेडिमेंटरी कोएफिशिएंट दिखाता है, वेट दिखाता है। अब ये कैसे हुआ? अब ये है 30 का, जैसे मैंने ये बोल दिया ये यूनिट है 30 का। चलो इतना ही ले लेते हैं, ये 30 है। ठीक है। और ये चला गया है 50, थोड़ा बड़ा ले लेती हूँ। ठीक है ना। ये 50 है। जब मैं 30 और 50 इस तरीके से एक दूसरे के साथ ज्वाइन करूं तो अब ये कंप्लीट लेंथ कितनी होती है 80। यहाँ से लेकर मुझे यहाँ तक काउंट करना है और मैंने ऐसे ज्वाइन किया तो वो 80 हुई। हाँ या ना बोलो फटाफट। हाँ। हाँ। यस मैम। लेकिन अब मैं ना इसका ज्वाइनिंग थोड़ा सा डिफरेंट करती हूँ। ये मैंने 30 बोला, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 30 है, ये अगेन यहाँ से लेकर यहाँ तक 50 है, लेकिन अब मैं इसका ज्वाइनिंग कर रही हूँ ऐसे। क्या अभी भी 30 प्लस 50 मुझे 80 दिखेगा कि अभी 70 आएगा पूरी लेंथ? 70। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, चिपक रहे हैं, मतलब कुछ ऐसा वेट वो एक दूसरे का शेयर कर रहे हैं। क्या आपको क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। ये स्मॉलर सब यूनिट है छोटा सा, और ये लार्जर सब यूनिट है, तो ये ऐसे थोड़ी चिपकेगा ना, तो ये क्या करेगा, इसके साथ इस तरीके से पैचअप करवाएगा, मैच हो जाएगा, और इसलिए वो वेट जो भी है ना, सेडिमेंटरी कोएफिशिएंट जो भी है ना, वो वहाँ पे मैनेज हो जाता है। क्या आपको समझा क्यों 30, 50 एंड 70 है, क्यों 40, 60 एंड 80 है करके? यस मैम। वेरी गुड। अब देखो यहाँ ना थोड़ा सा एक और भी चीज़ मुझे याद रखनी है बॉस। हर एक इसमें हमने आरएनए के बारे में बोला है कि यहाँ पे आरएनए दोनों इसमें रहने वाले हैं, नो डाउट।
ठीक है ना, यहाँ पे भी है और वहाँ पे। राइबोसोमल आरएनए के सिवा राइबोसोम बनता ही नहीं है। राइबोसोम दो ही चीज से बना है, प्रोटीन और आरआरएनए। ठीक है ना। अगर राइबोसोम के अंदर मैं झांक के देखूं तो मुझे सिर्फ दो कंपोनेंट्स मिल जाते हैं। कौन से दो कंपोनेंट्स हमने बोले? तो हमने पहला कंपोनेंट बोला हुआ है राइबोसोम्स के सारे प्रोटीन्स, और हम यहाँ दूसरा कंपोनेंट हम बोलेंगे तो वो चला जाता है आरआरएनए। ठीक है, तो राइबोसोम इज मेम्ब्रेनलेस। आई रिपीट, राइबोसोम इज मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनाली, जिसमें सिर्फ दो चीजें बनी है, प्रोटीन्स, और जो सिर्फ दो चीजों से बना है, प्रोटीन एंड आरआरएनए। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखें तो 30S आरआरएनए के अंदर कौन सी चीज है? हम यहाँ पे बोलेंगे 5S आरआरएनए है। मैम हाँ बोलो। मैम स्क्रीन विजिबल नहीं है। ओके, शेयरिंग कहाँ की है मैडम ने? दिख रहा है? यस मैम। हाँ, लिखो। हो गया? यस मैम। तो 30S आरआरएनए जो भी है, यहाँ मुझे 16S आरआरएनए मिल जाता है। स्मॉलर सब यूनिट पे मुझे 16S आरआरएनए जो भी है वो यहाँ पे मिल जाएगा। क्या इतना क्लियर? वही जब मैं यूकैरियोटिक केस में देखूं तो जो स्मॉलर सब यूनिट है वहाँ पे 18S आरआरएनए जो भी है वो 18S आरआरएनए मिल जाएगा। अगर मैडम लिख के दे रही है मतलब नीट पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली ये इम्पोर्टेंट है। वैसे ही जब मैं 50S के बारे में देखूं तो 50S में 5S आरआरएनए मुझे दिखेगा, और उसी के साथ साथ मुझे 23S आरआरएनए जो भी है वो वहां पे मिल जाएगा, और इधर मुझे 5S आरआरएनए यूकैरियोट में, 5.8S आरआरएनए और 28S आरआरएनए। ये तीनों टाइप्स जो भी है वो मुझे 60S में मिल जाएंगे। तो ये जो यहाँ पे आरआरएनए है ना स्मॉलर सब यूनिट का, ये इस वक्त ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस रहेगा जिससे वो एमआरएनए के साथ अटैच्ड हो जाएगा। यही बताने के लिए मैंने पूरा स्ट्रक्चर आपको बताया। क्या इतना क्लियर है? क्या बताओ पहले? यस मैम। वेरी गुड बेटा। अब यहाँ पे ना ये जो लार्जर सब यूनिट है ना, इस लार्जर सब यूनिट पे कुछ साइट्स हैं। ठीक है ना, हम क्या बोलेंगे? देयर आर साइट्स ऑन द लार्जर सब यूनिट। तो हम लार्जर सब यूनिट इतना ही बोल रहे हैं। इस लार्जर सब यूनिट के ऊपर क्या अटैच्ड होने वाला है? तो लार्जर सब यूनिट के ऊपर कुछ साइट्स है, और इस साइट्स के ऊपर अटैच्ड होने वाला है चार्ज्ड टीआरएनए। ठीक है ना, हमने बोला है अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करके लेके आने वाला ये जो टीआरएनए है, ये चार्ज्ड टीआरएनए वहां पे अटैच्ड होने वाला है। क्या इतना क्लियर आपको? यस मैम। वेरी गुड। अब ये जो भी चार्ज्ड टीआरएनए है
ये चार्ज टीआरएनए इस साइट पे अटैच्ड होता है। लेकिन इस लार्जर सब यूनिट पे हम देखें तो हमारे राइबोसोम पे 3 मेन साइट्स चली जाती हैं। तो चलो हम इस साइट के बारे में बात करें जहां मैं सिर्फ और सिर्फ लार्जर सब यूनिट ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, ये लार्जर सब यूनिट है, यहाँ से ये एमआरएनए जा रहा है ऐसा कंसीडर करके रखे, और हमें अभी इसके ऊपर की साइट देखनी है। लार्जर सब यूनिट पे 3 साइट्स है। पहली साइट चली जाती है यहाँ पे, दिस वन इज द साइट नंबर 1। उसी के एग्जैक्टली बाजू में चली जाएगी साइट नंबर 2, उसी के एग्जैक्टली बाजू पे चली जाएगी साइट नंबर 3। ठीक है, यहाँ साइट नंबर 1 जो भी है उसको बोला गया है अमाइनो एसिड अटैचमेंट साइट। ठीक है ना, इसको हमने बोला है ए साइट। इसका नाम यहाँ पे ए करके लिख के रखेंगे, दैट इज अमाइनो एसिड अटैचमेंट साइट। लिखो, जिसको हमने शॉर्ट फॉर्म में बोल के रखा हुआ है ए साइट। ए साइट के बाद दूसरी साइट चली जाती है पी साइट, और तीसरी साइट है ई साइट। दूसरी साइट का नाम है पेप्टिडिल साइट। And third one, that is the exit site. ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आती हूँ, जाओ मैम 1 मिनट। हाँ। हो गया मैम। वेरी गुड बेटा। चल, तो अब यहाँ पे हमने ए साइट देखा, हमने पी साइट देखा, और हमने ई साइट देखा। ए साइट जो भी है वो फर्स्ट लेवल पे है, जहां हमेशा, ठीक है ना, अमाइनो एसिड्स आएंगे, ठीक है ना। अमाइनो एसिड कौन लेके आने वाला है? चार्ज्ड टीआरएनए। ठीक है ना, हमने क्या बोल दिया? चार्ज्ड टीआरएनए। म्यूट करो, अपने आप को म्यूट करो। चार्ज्ड टीआरएनए, ठीक है, ये आएंगे और यहाँ पे अटैच्ड होंगे। बट यहाँ पे चीज याद रखनी है, not first charged tRNA।
पहला चार्ज्ड टीआरएनए जो मिथियोनिन को लेके आता है, मेट मतलब मिथियोनिन, वो यहाँ पे अटैच्ड नहीं होता। क्या इतना क्लियर? ठीक, लेकिन उसके बाद सारे के सारे वहीं पे आने वाले हैं। अब ये पेप्टिडिल साइट क्या है, तो हम बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड between two amino acids and making a chain polymer, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, जो भी नेबरिंग अमाइनो एसिड्स है उनका पॉलीमरेज चेन पॉलीमराइजेशन करने के लिए काम में आएगा। बट यहाँ पे एक नोट करके रखना है, वो नोट करना है कंपल्सरीली, फर्स्ट अमाइनो एसिड, फर्स्ट चार्ज्ड टीआरएनए, फर्स्ट मेट अमाइनो एसिड मिथियोनिन लेके आने वाला चार्ज्ड टीआरएनए अटैच्ड ऑन दिस साइट। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिख के दे रही हूँ, लेकिन उसके बाद सब ए पे अटैच्ड होने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे बोलेंगे डिस्चार्ज्ड टीआरएनए। जिन्होंने अमाइनो एसिड को दे दिया, अब जिनके पास अमाइनो एसिड नहीं है, ऐसा टीआरएनए मतलब डिस्चार्ज्ड टीआरएनए। और ये आगे जाके क्या हो जाएगा, उस साइट से एग्जिट लेगा। मतलब वो प्रोटीन का साइट छोड़ के जाएगा। क्या इतना क्लियर? यस जैसे हम ट्रांसलेशन की प्रोसेस लेंगे ना तो ये और क्लियर हो जाएगा, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लिख के रखो इस पर। लिख के हो जाए तो मुझे बताओ, तो हम आगे बढ़ते हैं। मैम हो गया। वेरी गुड बेटा। तो हम ट्रांसलेशन के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ पे हमने बोला कि ट्रांसलेशन के लिए जगह कौन सी चाहिए, तो हमने बोल दिया बॉस, ये जो भी प्रोकैरियोट में साइटोप्लाज्म में होता है, यूकैरियोट में साइटोप्लाज्म में होता है, लेकिन कभी वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ हो सकता है, कभी वो कहाँ पे हो सकता है, तो हमने बोला फ्री राइबोसोम के साथ हो सकता है। तो राइबोसोम इज द मेन साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ये याद रखना है। देन रिक्वायरमेंट में हमने बोल दिया mRNA, tRNA, rRNA चाहिए, जहाँ पे हमने राइबोसोम के स्ट्रक्चर को समझ लिया। ठीक है, स्मॉलर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट वगैरह। उसके बाद हमने देखा कि राइबोसोम के ऊपर 3 मेन साइट होती है। ठीक है, और जहाँ पे टीआरएनए जाके अटैच्ड होने वाला है। बस हमने इतना ही देखा। अब एक्चुअली हमें मैकेनिज्म देखना है। जब हम यहाँ पे बात करें तो ये ट्रांसलेशन जो प्रोसेस है ना, इस ट्रांसलेशन प्रोसेस को हम 3 स्टेप में डिवाइड कर देते हैं। हमें समझना है सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो हम किस में डिवाइड कर रहे हैं, 3 स्टेप में डिवाइड कर रहे हैं। तो पहली स्टेप जो भी है ट्रांसलेशन की शुरुआत, जिसको हम बोल सकते हैं इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन, ठीक है ना। फिर दूसरा स्टेप हमने बोल दिया, दैट इज इलोंगेशन ऑफ ट्रांसलेशन। और तीसरा जो भी है हम यहाँ पे बोलेंगे टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन।
अब ये तीनों प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे कुछ फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको मैं प्रोटीन्स भी बोल सकती हूँ, एंजाइम्स भी बोल सकती हूँ। तो देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स विच आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। क्या आपको इतना क्लियर हुआ? यस तो मैम। अब इनिशिएशन करवाना है तो उसका एक अलग फैक्टर होना चाहिए भाई, वो फैक्टर आएगा और वो इनिशिएशन प्रोसेस करवाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मुझे इलॉन्गेशन प्रोसेस करवानी है तो वो एक अलग फैक्टर आ जाएगा और वो इलॉन्गेशन प्रोसेस करवाएगा। ठीक है ना? तो इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे सामने डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस फैक्टर्स चले जाते हैं। तो यहाँ हमें कुछ चीज़ें याद रखनी है। जैसे अब मैं यहाँ बोल दूँ तो यहाँ चला जाएगा इनिशिएशन फैक्टर। क्या वर्ड यूज़ किया मैंने वर्ड यूज़ किया है इनिशिएशन फैक्टर। ठीक है, अब ये इनिशिएशन फैक्टर मैं अगर यूकैरियोट में लिखूं तो मैं बोलूंगी इनिशिएशन फैक्टर, इनिशिएटिंग फैक्टर 1, इनिशिएटिंग फैक्टर 2, इनिशिएटिंग फैक्टर 3। मैं 1 2 3 अलग इससे लिख के लेती हूँ। 1 2 एंड 3 यहाँ पे भी आएगा तो 1 2 एंड 3। क्लियर? अगर ऐसी ही चीज़ मैं यहाँ पे बोलूँ, क्या बोलना है मुझे ऐसी ही चीज़ अगर यहाँ पे बोलनी है तो इलॉन्गेशन फैक्टर्स चले जाते हैं। ये इलॉन्गेशन फैक्टर्स कौन से हैं? तो जैसे हमने इनिशिएटिंग फैक्टर्स देख लिया प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट कंडीशन में, वैसे ही हमें एग्जैक्टली इलॉन्गेशन फैक्टर देखने हैं। तो इलॉन्गेशन फैक्टर मुझे लिखना है तो मैं कैसे बोलूँगी? इलॉन्गेशन फैक्टर। ठीक है, और यूकैरियोट का इलॉन्गेशन फैक्टर, यूकैरियोट का इलॉन्गेशन फैक्टर। अब यहाँ पे इलॉन्गेशन फैक्टर 1, इलॉन्गेशन फैक्टर 2, इलॉन्गेशन फैक्टर 3। यहाँ पे भी मैं देखूँ तो फैक्टर 1 2 3 के साथ साथ इसको 1 2 3 अगर मुझे ऐसे बोलना है तो इसको बोला जाता है बेसिकली TU। ठीक है ना? और इसको बोला जाएगा TS और इसको बोला जाएगा G। तो इतना डिटेल में तो नहीं पूछेंगे, लेकिन हाँ 1 2 3 रहता है, उसका याद रखना है आपको। देन हमने यहाँ पे बोल दिया है टर्मिनेशन फैक्टर। अब टर्मिनेशन फैक्टर के बजाय इसको यहाँ पे बोला जाएगा रिलीजिंग फैक्टर। तो रिलीजिंग फैक्टर जो भी है वो हमेशा मुझे यहाँ मिल जाएंगे। कहाँ पे? राइबोसोम में। रिलीजिंग फैक्टर 1 2 3, रिलीजिंग फैक्टर 1 2 और 3। ये अलग अलग जो भी कोडॉन है ना, उस कोडॉन को वो टर्मिनेट करते हैं, सॉरी रिकॉग्नाइज करते हैं। क्या इतना क्लियर आपको? यस मैम। तो इस तरीके से जो भी है ये फैक्टर्स भी मुझे लगता है अब हमने रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट कर ली। ट्रांसलेशन के 3 स्टेप्स होते हैं और तीनों स्टेप के लिए 3 डिफरेंट फैक्टर्स लगते हैं,
जो इस प्रोसेस को आगे लेके जाने वाले हैं। अब चलो हमें समझना है इनिशिएशन प्रोसेस। ठीक है, तो प्रोसेस समझेंगे इनिशिएशन। तो यहाँ पे रुकू कि प्रोसेस को आगे लेके जाऊँ, वो मुझे बताओ। इलॉन्गेशन को भले कल ले लेंगे, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो चलो हम इनिशिएशन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। इस इनिशिएशन प्रोसेस में क्या स्टेप्स होते हैं, इस स्टेप्स को हमें करना है। तब तक आप इसको एक बार यहाँ देख लो, मैं चार्जर लेके आ रही हूँ। स्टेप्स इन इनिशिएशन प्रोसेस, वो काम करना है। हो गया? अब इनिशिएशन प्रोसेस हमें देखनी है। इनिशिएशन प्रोसेस हमें स्टेप वाइज देखनी है। तो यहाँ पे पहले स्टेप में क्या होता है, तो हम बोलेंगे देखो सीक्वेंस याद रखना है, सीक्वेंस के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे हैं। ठीक है, पहले इसमें हम बोलेंगे अटैचमेंट of smaller subunit of ribosome to the mRNA। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप पे क्या होता है, हम बोलेंगे फर्स्ट चार्ज्ड टीआरएनए जिसको हमने बोल दिया कौन सा लेके आ रहा है, मिथियोनिन। इनिशिएटिंग टीआरएनए, इनिशिएटिंग अमाइनो एसिड कौन सा है, मिथियोनिन। उसको लेके आने वाला इनिशिएटिंग मेट टीआरएनए इज अटैच्ड on the site, on the P site, point to be noted, P site area on mRNA। मैंने mRNA ही बोला है। ये किसके साथ है, तो इनिशिएटिंग कोडॉन, इतना लिख के रखना है तो लिख लो, ऑन mRNA विथ इनिशिएटिंग कोडॉन। और ये इनिशिएटिंग कोडॉन कौन सा चला जाता है, तो AUG। Then the third one, attachment of larger subunit to mRNA। That means
इन तीनों को लेकर हम एक ही चीज बोल सकते हैं, क्या? व्हाट एग्जैक्टली इनिशिएशन प्रोसेस डूइंग? फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएटिंग कॉम्प्लेक्स। इनिशिएशन प्रोसेस में होता है फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएटिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी है ये काम हमें करना है, देखना है। क्या आपको ये 3 स्टेप सीक्वेंस वाइज याद रहेगी? इसको याद करना है क्योंकि सीक्वेंस के ऊपर ही क्वेश्चन बना है। पहले स्मॉलर सब यूनिट आके अटैच हो जाएगा, फिर चार्ज टीआरएनए आ जाएगा, उसके बाद लार्जर सब यूनिट आएगा। एक एक करके हमें ये स्टेप देखनी है। तो चलो हम पहले स्टेप के ऊपर आ जाए। तो पहले स्टेप में हमने क्या बोला है? हमने बोला है कि mRNA है, उसके साथ अटैच्ड होने वाला है स्मॉलर सब यूनिट। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी है क्या बोलेंगे? तो हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस रिकॉग्निशन प्रोसेस होती है। क्या वर्ड यूज किया? हमने बोल दिया कॉम्प्लीमेंटरी सीक्वेंसेस रिकॉग्निशन। ये प्रोसेस यहाँ पे होती है। अब चलो ये ना इसको थोड़ा सा देखेंगे कि ये प्रोसेस अगर प्रोकैरियोट में होती है तो कैसे दिखती है। हमें ये प्रोसेस प्रोकैरियोट में देखना है, मतलब सीक्वेंस प्रोकैरियोट में कैसा है। ठीक है ना, सीक्वेंस, हम सीक्वेंस के बारे में बात कर रहे हैं। कौन सा सीक्वेंस बच्चा? ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जिसका रिकॉग्निशन होके mRNA के ऊपर स्मॉलर सब यूनिट जाके अटैच्ड होने वाला है। यहाँ पे अटैच्ड होगा तो कौन सा RNA आ जाएगा? 16S RNA के थ्रू अटैच्ड होने वाला है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे बात करें यूकैरियोटिक के लिए तो यहाँ आएगा 18S RNA। ठीक, कहाँ पे? तो हमने बोल दिया यूकैरियोट में। ठीक है, और हमें देखना है कि अब इसका सीक्वेंस क्या है। देखो प्रोकैरियोट के 18S RNA, ठीक है ना, जो रिकॉग्नाइज करने वाला है mRNA के सीक्वेंस को। ठीक है, तो ये mRNA का जो सीक्वेंस है वो, ठीक है, उसका नाम चला जाता है कौन सा सीक्वेंस? तो शाइन दालग्रानो सीक्वेंस। सीक्वेंस का नाम है शाइन दालग्रानो सीक्वेंस। जिसको इन शॉर्ट बोला जाता है SD सीक्वेंस। और ये SD सीक्वेंस मुझे mRNA के ऊपर दिखेगा। जैसे अब मैं यहाँ पे प्रॉपरली mRNA बना दूं, ये mRNA का हमने 5' कंटेंट बोला है और ये mRNA का 3' एरिया हो गया। इसी mRNA के ऊपर हम यहाँ बात करेंगे, एक सीक्वेंस चला जाता है AGGU अगागु।
ठीक है। लेकिन जब मैं यहाँ पे भी इसको ड्रॉ करके रख दूँ, इसके बारे में अगागू हो गया। अब ये अगागू का मीनिंग ही क्या चला जाता है, ये पूरा अगागू मतलब शाइन डालग्रानो सीक्वेंस है। ये जो राइबोसोमल स्मॉलर सब यूनिट है ना, ये राइबोसोमल स्मॉलर सब यूनिट इसका कॉम्प्लीमेंटरी सीक्वेंस देता है। मतलब UCC UCCA और यहाँ पे स्मॉलर सब यूनिट अटैच्ड हो जाता है। क्या इतना क्लियर? यस मैम। वेरी गुड, ठीक है ना। अब इसी चीज को थोड़ा सा इधर देखें, कहाँ पे, तो प्रोकैरियोट में। प्रोकैरियोटिक कंडीशन पे, सॉरी यूकैरियोटिक कंडीशन पे हम चले जाएं। यूकैरियोट में ये जो सीक्वेंस है जो मुझे mRNA के ऊपर मिल जाता है, इस सीक्वेंस को नाम दिया हुआ है कोजैक सीक्वेंस। क्या नाम दिया मैंने? कोजैक सीक्वेंस। इसको शाइन दालग्रानो सीक्वेंस नहीं बोल रहे हैं। शाइन दालग्रानो इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट जिसने प्रोकैरियोट में ढूंढा था। अगर कोजैक नाम दे रहे तो कोजैक इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट जिसने यूकैरियोट में ढूंढा था। ठीक है। अब ये कोजैक सीक्वेंस अगेन हम देखें कहाँ पे जाएगा, तो ये 5' एरिया है mRNA का। और ये अब इस कोजैक सीक्वेंस को लिखने की कोशिश करें, ये कैसा है, तो ACC AUGG, तो इसके 18S rRNA के ऊपर UGG UACC ऐसे आएगा और ये स्मॉलर सब यूनिट यहाँ पे अटैच्ड हो जाएगा। ये हुआ है स्टेप नंबर 1। अब इसी के साथ हम आगे देखें तो यहाँ पे बाकी सीक्वेंस शुरू हो जाते हैं। AUG CGC कुछ भी हो सकता है भाई, GUU ACC AUG CGC, उसी को निकाल देती हूँ, GUU ACC, इस तरीके से। क्या आपको स्टेप नंबर 1 समझ में आई है? यस मैम। वेरी गुड। अब हम चले स्टेप नंबर 2, जहाँ पे हमने बोल दिया फर्स्ट चार्ज्ड tRNA इनिशिएटिंग tRNA इज अटैच्ड। ठीक है, तो चलो हम स्टेप नंबर 2 प्रोकैरियोट में समझ। अब प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो, दोनों भी चीजें सेम ही जाने वाले हैं। हाँ, तो मैं इसको यहाँ पे निकाल देती हूँ। जाए, ये एक्सटेंड नहीं हो रहा। ये mRNA यहाँ पे हमने ले लिया, जहाँ पे अब हमने क्या किया है, तो हमने बोला है कि इसका स्मॉलर सब यूनिट है। अब स्मॉलर सब यूनिट के पहले हमने लिखा है AGG AGGU। ठीक है, इतना हमने लिखा था और हमने बोल दिया था ये कैसा है, तो ये पूरा मेरा SD सीक्वेंस चला गया। तो मैं SD सीक्वेंस को थोड़ा सा दूसरे हिसाब से लिख के रखूँ, दूसरे कलर से लिख दूँ। और मैम ये सेकंड स्टेप है ना? हाँ बेटा, ये सेकंड स्टेप है।
पी साइट एरिया, हमें पी साइट नहीं बोलना है, हमें पी साइट एरिया ही बोलना है। अब इसके तुरंत बाद अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ इनिशिएटिंग AUG, देन हमने बोला था CGC, उसके बाद जो भी सीक्वेंस अलग अलग, अब यहाँ दूसरा सीक्वेंस लिख देती हूँ, UCC एंड ऑल दिस थिंग्स। अब यहाँ पे जो स्मॉलर सब यूनिट अटैच्ड हो रहा है ना, वो अटैच्ड हुआ था तो स्मॉलर सब यूनिट ने अपने आप को थोड़ा सा आगे सरका दिया। अब ये स्मॉलर सब यूनिट मुझे ऐसे दिख रहा है, अटैच्ड हुआ था SD सीक्वेंस को लेकर, लेकिन उसने अपने आप को थोड़ा सा सरका दिया। ठीक है, मतलब अटैच्ड हुआ था पहले यहाँ पे, फिर अपने आप को खींचा, बस 3 ही छोड़ दिए, 1 2 3 ही कोडॉन छोड़े, न्यूक्लियोटाइड छोड़े और थोड़ा आगे सरक गया। ये सरकने के बाद यहाँ पे tRNA आया हुआ है, और ये tRNA कहाँ पे है तो AUG के साथ अटैच्ड है, फर्स्ट tRNA। यहाँ UAC ये कोडॉन है tRNA के ऊपर, और यहाँ पहला tRNA चला जाता है जिसको हमने बोला हुआ है मिथियोनिन। अब यहाँ पे हमें कुछ चीजें याद रखनी है। इन प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया में जो भी फर्स्ट अमाइनो एसिड है, जो कैसा है तो हमने बोल दिया इनिशिएटिंग अमाइनो एसिड है, कैसा चला। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो लिखो, मेरा पेन अटक गया है, आप लिखो वहां पे इनिशिएटिंग tRNA जो है, मिथियोनिन जो है वो फॉर्मुलेटेड है, फॉर्मुलेटेड। लिखो फॉर्मुलेटेड। F मेट, स्मॉल f और मेट, ये सिर्फ बैक्टीरिया में होता है, बाकी नहीं। बैक्टीरिया में पहला जो मिथियोनिन आया हुआ है वो हमेशा फॉर्मुलेटेड कंडीशन पे रहेगा। ठीक है, लेकिन यूकैरियोट में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है।